आज के वीडियो में मृदा प्रदूषण को चित्र सहित समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मृदा प्रदूषण में मृदा क्या है। तो मृदा मतलब मिट्टी यानी भूमि की ऊपरी परत जो होती है उसे ही मृदा कहा जाता है। भूमि की ऊपरी परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। जिसमें पौधे वगैरह उगते हैं, जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है उसे ही क्या कहते हैं? मृदा कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं। तो विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक स्थितियों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता खत्म होती है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। मानवीय गतिविधियां यानी मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप होते हैं उसके कारण जो मिट्टी की भौतिक, रासायनिक या जैविक स्थिति होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? मृदा प्रदूषण कहा जाता है। अथवा सीधी सी भाषा में कहें तो विषाक्त पदार्थों का मिट्टी में मिलना ही मृदा प्रदूषण है। विषाक्त यानी सामान्य अर्थ में कहें तो मिट्टी में जहरीले रसायनों का मिल जाना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। चलिए जानते हैं कि मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं। कारण कहो चाहे स्रोत कहो, तो अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि मृदा प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं तो कारण ही स्रोत होते हैं। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट। तो औद्योगिक अपशिष्ट मृदा प्रदूषण का एक मुख्य कारक होता है। चीनी मिल, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि ऐसे प्रमुख उद्योग हैं जिनसे मृदा प्रदूषण होता है। इनमें जैसे कागज और चीनी मिल को लें तो कागज और चीनी मिलों से निकलने वाली जो अपशिष्ट सामग्री होती है वो मिट्टी में मिला दी जाती है, जो मिट्टी को दूषित करती है। फिर दूसरा है घरेलू व शहरी अपशिष्ट। तो घरेलू व शहरी अपशिष्ट में कूड़ा करकट आता है, प्लास्टिक है, कागज है, कांच है, पॉलीथीन के थैले हैं, खाद्य अपशिष्ट होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। जैसे प्लास्टिक की अगर थैलियों को देखा जाए तो प्लास्टिक की थैलियों का अत्यधिक उपयोग होता है, जिन्हें जमीन में दबाने से वे गलती नहीं है और जब गलेंगी नहीं तो मृदा को प्रदूषित करेंगी। फिर अगला है कृषि रासायनिक पदार्थ। तो उर्वरकों, पीड़क नाशकों, खरपतवार नाशकों आदि रसायनों का प्रयोग कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए तथा फसलों को बचाने में किया जाता है। यानी अगर आप पीड़क नाशी का प्रयोग कर रहे हैं ताकि उसमें पीड़क न लगें, खरपतवार नाशी का प्रयोग कर रहे हैं ताकि फसल में खरपतवार ना हो, आदि रसायन जो प्रयोग करते हैं ताकि उत्पादन अच्छा हो, जो पैदावार है वो अच्छी हो, इसलिए इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये रसायन जो होते हैं जहरीले होते हैं और धीरे धीरे करके मृदा में, मिट्टी में जमा होते रहते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। क्योंकि जो कीटनाशक है और कृत्रिम उर्वरक है ये मिट्टी में क्या होता है? जमा होता रहता है, जिससे धीरे धीरे करके मृदा प्रदूषण बढ़ता जाता है और ये सूक्ष्म जीवों का विनाश करते रहते हैं और मिट्टी के तापमान में वृद्धि के कारण मिट्टी की गुणवत्ता को भी नष्ट करते रहते हैं। फिर अगला है पीड़क नाशक। तो वह रसायन जो अवांछनीय सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, यानी ऐसे रसायन जो अवांछनीय, जो हम नहीं चाहते उसको अवांछनीय कहा जाता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं, पीड़क नाशक कहलाते हैं। और इन रसायन का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना जंतुओं और मानव के स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। भाई जैसे आप फसल पर छिड़क रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ अंश जो होता है वो गेहूं है, धान है, उसके अंदर भी चला जाता है। अब उसको हम खाते हैं तो धीरे धीरे करके मनुष्य की आहार श्रृंखला में भी वो प्रवेश करते हैं। इस तरह से मनुष्य के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाते हैं। फिर अगला है वनों की कटाई से मृदा प्रदूषण। तो जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनों को नष्ट किया गया है वहां की मिट्टी के जैविक गुण क्या हैं? लुप्त होते जा रहे हैं। फिर चलिए जानते हैं कि मृदा प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, इससे क्या क्या हानियां होती हैं। तो मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव बहुआयामी हैं। एक ओर तो यह पर्यावरण को प्रदूषित करता ही है, वहीं दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें से पहला प्रभाव है कूड़ा करकट, कांच, प्लास्टिक और खाद्य अपशिष्ट आदि सड़कर दुर्गंध फैलाते हैं, जिससे कई तरह के रोग पैदा होते हैं। नंबर 2, रेडियो एक्टिव पदार्थों को भूमि में दबाने से यह पौधों में पहुंच जाता है और मवेशियों तथा मनुष्यों के स्वास्थ्य को काफी हानि पहुंचाते हैं।
नेक्स्ट, शहरी कचरा मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट कर देता है, जिससे उसकी गुणवत्ता उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण भूमि की उर्वरता भी प्रभावित होती है। फिर अगला है प्लास्टिक जैसे अपशिष्ट जो भूमि में समाप्त नहीं होते हैं, भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये खत्म नहीं होंगे, पड़े रहेंगे तो भूमि की जो उर्वरता है वो नष्ट हो जाएगी। फिर अगला है रासायनिक उर्वरक आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, लेकिन इनके अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों में भारी परिवर्तन होता है। यानी पोषक तत्व तो प्रदान करते हैं, लेकिन जब हम अधिक इनका प्रयोग करने लगते हैं तो क्या करते हैं, ये मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुण को ही बदल देते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि उर्वरता बनाए रखने वाली मिट्टी के प्राकृतिक जो गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर अगला है मृदा प्रदूषण के व्यापक प्रभाव के कारण भूमि में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक तत्वों की मात्रा में गंभीर कमी आई है। यानी ये तत्व जो आवश्यक होते हैं कम होते जाते हैं मृदा प्रदूषण के कारण। फिर अगला है मृदा प्रदूषण से सभी जहरीले पदार्थ खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन गए हैं। इनके युक्त भोजन से मनुष्य तथा पशुओं में विभिन्न रोग पैदा हो रहे हैं। चले जानते हैं कि मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। तो आधुनिक युग में मृदा प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है और यह धीरे धीरे भयंकर रूप ले रही है। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए हम अपने अपने स्तर पर कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे वृक्षों के कटान पर प्रतिबंध लगाया जाए और वृक्षारोपण अधिक से अधिक किया जाए। मतलब कहने का ये हुआ कि अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाए। फिर नंबर 2, भूमि में रासायनिक उर्वरकों का आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में ही प्रयोग किया जाए अथवा इनकी जगह पर जैविक उर्वरक या खादों का उपयोग आप कर सकते हैं। फिर अगला है ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, जो डिस्पोजल होते हैं, उनको निपटारा करने के लिए उचित विधियां अपनानी चाहिए। फिर अगला है परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि परमाणु विस्फोटों से भी मृदा प्रदूषण होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। फिर अगला है पीड़क नाशकों का आवश्यकता के अनुसार ही कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जो पीड़क नाशक डाले जाते हैं इनका आवश्यकता के अनुसार ही डालें, कम मात्रा में ही डालें। फिर अगला है पॉली बैग के उपयोग से बचें। इनकी जगह पर कागज या कपड़े की थैलियों का उपयोग करें। जो पॉलीथीन आती हैं, सब्जी वगैरह लोग लेते हैं, अन्य सामान लेते हैं, तो इनका उपयोग ना करें। इनकी जगह पर कागज या कपड़े के थैले, झोले का उपयोग आप करें। सरकार ने कई राज्यों में इन बैगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि लोग अभी भी इनका उपयोग करते हैं। फिर अगला है इधर उधर कचरा फेंकना बंद करें और फैक्ट्री के कचरे को मिट्टी में ना फेंकें। इधर उधर जो लोग कचरा फेंक देते हैं वो ना फेंकें। जो फैक्ट्री का कचरा होता है उसको मिट्टी में तो कतई ना फेंकें। फिर अगला है गैर बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के बजाय बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग करें। अगर आप गैर बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग करते हैं तो वो गलते नहीं मिट्टी में, जबकि बायोडिग्रेडेबल जो उत्पाद होते हैं मिट्टी में गल जाते हैं। इस तरह से मृदा प्रदूषण को बचाते हैं। फिर अगला है प्लास्टिक के बर्तनों और अन्य प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग ना करें। जो लोग प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग करते हैं या अन्य चीज़ों का प्लास्टिक जो होती है उसका उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग ना करें, क्योंकि किसी भी रूप में प्लास्टिक का निपटारा करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये मिट्टी में आराम से नहीं मिल पाती है। फिर अगला है घरों का कचरा बाहर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। जो घर का कूड़ा करकट होता है बाहर खुले में ना फेंकें। उसके लिए सरकार द्वारा कूड़े के लिए गाड़ी भेजी जानी चाहिए। तो कूड़े के लिए गाड़ी जाती है, उसमें आप कूड़ा डालें। अब सरकार ने कूड़े दान भी दिए हैं, 2 डस्टबिन भी दिए हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें हम दोबारा से प्रयोग में ला सकें। हम रिसाइकिल की आदत अपना सकते हैं, यानी रिसाइकिल का प्रयोग करके मृदा प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को मृदा प्रदूषण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।